energy is released, that is called hydration energy. So sum of the two decides whether a particular substance would be soluble or not. So whenever hydration energy, the energy released is more than the required energy, that is lattice energy, then a substance becomes soluble. So for any substance, when hydration energy is more than lattice energy, it is soluble in a particular solvent. समझ में आ रहा है क्या? Yes sir. Yes sir. Yes sir. परवीन कुमार सिंह, गरिमा, यस सर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। लैटिस एनर्जी, एडिशन एनर्जी समझ में आया गरिमा को? यस सर। गरिमा बताइए, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, लैटिस एनर्जी एंड एडिशन एनर्जी? सर लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एक कंपाउंड को उसके आयंस में तोड़ने के काम आती है, और हाइड्रेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने से रिलीज होती है। अगर किसी भी चीज में जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो ही वो सॉल्यूबल होगा। गुड, यू कैन बी अ गुड टीचर आल्सो, अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो। थैंक यू सर। सही है। और कोई बताएगा इस बारे में? ओके, सो दिस वाज द, हाँ बताइए कौन बोल रहा है? यश वर्धन। नहीं सर वो, हाँ सर बताइए बताइए। सर अपन वो लैटिस अपन तोड़ मॉलिक्यूल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी देते हैं, उससे वो आयंस अलग हो जाते हैं। उसके बाद सर वाटर मॉलिक्यूल जब उसके पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उससे उसी से लैटिस एनर्जी और टूटती है, मतलब और मॉलिक्यूल्स टूटते आते तो ये चेन बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो जब मैं NaCl को पानी में डालूंगा तो पहले क्या होगा? पहले लैटिस एनर्जी चाहिए या हाइड्रोजन एनर्जी निकलेगी? पहले अपन को मॉलिक्यूल तोड़ना है इसलिए लैटिस एनर्जी चाहिए, उसके बाद वो आयंस अलग होंगे तो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो एनर्जी और रिलीज होगी, वही लैटिस एनर्जी के भी काम आएगी। तो वो लैटिस एनर्जी कहाँ से आती है NaCl के पास? कौन देता है सर उसको? वो जो अपन हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई है ना सर, वो तो सेकंड स्टेप में होगी ना रिलीज, पहले तो टूटेगा, टूटेगा तो फिर वो रिएक्ट करेगा पानी से। हाँ सर। तो पहले जो एनर्जी चाहिए टूटने के लिए वो कहाँ से आ रही है? वो अपन खुद देंगे। कहाँ से देंगे? सर जैसे स्टर करके। जब आप नमक डालते हो पानी में, स्टरिंग नहीं करोगे तो डिजोल्व नहीं होगा? सर टेम्परेचर बढ़ा के कैसे भी दे सकते हैं। वो तो फैक्टर की बात ही नहीं हुई अभी टेम्परेचर की। तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और आपने नमक डाल दिया, डिजोल्व तो होगा ना? हाँ सर, तो टेम्परेचर की वजह से ही होगा शायद। आपने पढ़ा है ना, कूलिंग हो जाता है वाटर का। जब आप ग्लूकोज ऐड करते हो वाटर में तो वाटर गेट्स कूल डाउन, पढ़ा है ना? यस सर। So that energy is taken from the water itself. हाँ? तो नमक के साथ भी होता है क्योंकि उसका जो सोल्यूशन एनर्जी होती है वो +4 किलो जूल पर मोल होती है, तो उसमें वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है जो नमक के डालने की है, तो उसमें भी कूलिंग होनी चाहिए। बहुत कम होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हमें पता नहीं चलती इतनी। ये बताओ, व्हाइट बोर्ड कुछ क्लियर दिख रहा है? लिखो इस पे या नहीं लिख सकते अभी? सर दिख रहा है, लेकिन एक बार आप डायरेक्ट वीडियो क्वालिटी का इशू है सर। एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है तो नहीं सर, क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। आप एक बार डायरेक्ट क्या दिख रहा है? जहाँ मेरा हाथ है कुछ दिख रहा है आपको? क्या लिखा हुआ है? नहीं सर, सर वो बीच बीच में आता है फिर वापस से ब्लर हो जाता है। यस सर। Okay, so I will try to get some good internet connection. Maybe by next week we will have some very good quality. Okay? Sir, should I tell something? Yes, yes, बताइए। सर जब हम वाटर में NaCl को मिक्स करते हैं तो जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो वेरी हाई होता है सर, जिसकी वजह से Na और Cl के बीच में जो आयोनिक इंटरेक्शन होती है वो कम हो जाती है और लैटिस ब्रेक हो जाता है सर, लैटिस स्ट्रक्चर से, और तब जो एनर्जी रिलीज होती है शायद उसी को ही लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी तो कुछ अलग ही होती है बॉस, अगर आप डिफाइन करेंगे तो। ठीक है,
सर जब 1 उसकी मोल ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर के जो 1 मोल लैटिस जब ब्रेक होती है ना और जब निकलती है एनर्जी उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी सर आई थिंक। नहीं नहीं, आप आधी बात बोल रहे हो। ब्रेक होकर के क्या बनता है उसका? अगर मैंने NaCl को ब्रेक किया, गैसियस मोल, हाँ, सर गैसियस मोल, मतलब आप ब्रेक करोगे तो गैसियस मोल बन जाएंगे। जैसा गैसेस मॉलिक्यूल्स में HCl। और सर गैसियस से एक्वस में हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। नहीं नहीं नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल भी ठीक से नहीं याद किया हुआ इन चीजों को, ये भूल गए हो। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। एक्चुअली जब हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन गैसियस स्टेट में हो और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, and then they come close to make 1 mole of NaCl solid, the energy released is known as lattice energy. Okay, when ions in gaseous state which are isolated with each other, isolated ka matlab they are at infinite distance, because charged particle normally interact, and when they interact they lose energy because they come close. So when they are at infinite distance, there is no interaction between them. From that point of distance, you bring them close to make 1 mole of molecule, ionic compound. The energy released is known as lattice energy. That is the basic definition of lattice energy. इसको हम रिवर्स भी बोल देते हैं कि 1 मोल सॉलिड को गैसियस स्टेट में जो आयंस होंगे उसमें कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी को अगर मैं कहूंगा आयंस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे तो लैब में तो वो एक्सपेरिमेंट हो नहीं सकता। एक्सपेरिमेंटली यू कैन नॉट फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी डायरेक्टली, देयर इज नो एक्सपेरिमेंट, बिकॉज यू हैव टू कीप द आयंस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, देन यू हैव टू ब्रिंग देम क्लोजर, and then you have to see how much energy released when 1 mole will be formed. So therefore we apply Born-Haber cycle, and then we see different steps. When NaCl is dissolved in water, there we find out where is the how the lattice energy connected to other form of energies, and then indirectly we find out किए ना अपने ऐसे numericals Born-Haber cycle के। Yes Fardeen? यस सर। किए है ना ऐसे numericals आपने? यस सर यस सर। ओके, और प्रथम तुमने समझा इस बात को? समझ में आया क्या? यस सर। सृष्टि यादव, लैटिस एनर्जी क्या होती है समझ में आया क्या आपको? यस ओके, गरिमा सप्रा। सर मुझे एक बात बताओ, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एनर्जी नीडेड टू ब्रेक कंपाउंड इनटू आयन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। अब अभी आपने ये डेफिनेशन, हाँ तो दोनों ही लैटिस एनर्जी है क्या? कि दो आयंस को भी कंबाइन करना एक कंपाउंड में वो भी लैटिस एनर्जी है, और ब्रेक करना वो भी लैटिस एनर्जी है? देखो, एक मॉलिक्यूल है NaCl, ओके? हाँ 1 मोल NaCl को अगर मैं सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट कर रहा हूं, ठीक है, तो जो एनर्जी चाहिए होगी उतनी एनर्जी रिलीज होगी जब रिवर्स होगा रिएक्शन। लेकिन अगर हम डिफाइन करेंगे लैटिस एनर्जी को, तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है, जब व्हेन आयंस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस कम क्लोज टू फॉर्म 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। दोनों प्रोसेस में एनर्जी बराबर लगती है, जब वो बनेगा मॉलिक्यूल तब भी, टूटेगा और आयंस बनाएगा तब भी। ओके ओके सर। किसी भी रिएक्शन में यही होता है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी जब मान लो मालूम हो x किलो जूल है, उसी रिएक्शन को उल्टा लिख दोगे तो -x हो जाती है। पढ़ा है ना आपने? यस सर यस सर। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, माइनस इज अ साइन ऑफ रिलीज एंड प्लस का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंथैल्पी गेन। चलो ये हमारा इशू नहीं था आज का, ये कोई मतलब इसमें जाएंगे तो सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी, फिर उसको हम ज्यादा नहीं चाहते बात करना। So what I am trying to tell that a solute is soluble in a solvent in different ways. One of the ways we decide on like dissolve like, another is we decide on whether it makes a hydrogen bond or not, the another is the amount of lattice energy and hydrogen energy involved. Some of the two will decide. Okay, now one more thing is there to discuss,
That is, there are different type of solutes. Some of them when added into water, they give exothermic reaction, meaning water gets heated up. Suppose I add calcium carbonate in water, lots of energy will be released. जो आप चूना समझते हैं ना, जो पान पे लगता है, so that is basically a form of calcium salt which is added into water. Yes, sir. Similarly, Oxide. sorry, कुछ कैल्शियम बोला था आपने? ऑक्साइड का एग्जांपल दे रहा था बस. कैल्शियम हाँ, ऑक्साइड. हाँ. Similarly, I'm giving the other example also. Similarly, if you have oxide of calcium, magnesium, barium, Hello. oxide. Hello, Similarly, sir. you have, लैग yes, sir. Yes, बताइए. क्या हो गया भाई? लैग हो गया था. हाँ, वो Pause फोन हो आ गया गया था था अभी बीच में. फोन आ गया था बीच में ना. बताइए. यस, कुछ पूछ रहा था कोई? हेलो. नहीं सर, वो लैग आ गया था इसलिए बस. अच्छा, Sir, ओके lag हो गया ओके ओके. अब सुनाई दे रहा है ठीक से? Yes, sir. Okay, so we were talking about how a particular solute get dissolved and how it solution becomes exothermic and endothermic. So what I'm trying to say here, any salt which is known as dehydrated salt, dehydrated का मतलब जिसका water निकाल दिया हो हमने. Suppose calcium hydroxide लिखते हैं आप CaOH twice, उसमें से एक water molecule निकाल दें तो बनेगा calcium oxide. ऐसे ही जो magnesium oxide है, that is the dehydrated form of MgOH twice. Similarly, you have BaO, it is dehydrated form of barium hydroxide. Or you can talk about copper sulfate dot 5H2O, that is the hydrated salt. But if I remove the 5 water molecule, then we are left with copper sulfate only, it is dehydrated salt. So whenever we have dehydrated salt, these salts have affinity towards water and they try to make new bond with water when they get chance. In that process, they release energy. So when they release energy, reaction becomes exothermic. Okay, so all these salts like MgO, calcium oxide, or you have copper sulfate, which is without water, they release energy when added into water. So their solution becomes exothermic. On the other hand, if I take now hydrated salt, like we have copper sulfate dot 5H2O, or we have NaCl, KCl, these salts are in hydrated form only. They don't absorb water. They don't, I mean, we don't write like NaCl dot 2H2O or KCl dot 2H2O. These salts, when added into water, they gain energy and the solution becomes endothermic. They require energy to get dissolved. समझ में आ रहा है क्या? Two type of salts. Yes, sir. Hydrated, dehydrated. Yes, sir. And their solution exothermic and endothermic. Okay, so this is the background that we normally talk about solubility. Now the question is, on which factor degree of dissociation depends? Sir, Yes, sir, can you please Yes, Madhu. repeat the endothermic process वाला part? मेरा internet में issue हो गया था, so I was not able to hear. okay. Endothermic में मैंने बताया था that all those salts which are either in hydrated form or they are neutral kind like NaCl, KC, when they are added into water, they give cooling effect. Okay, all those salts like copper sulfate dot 5H2O, or you have calcium Yes, sir. chloride dot 2H2O. When you add a hydrated salt in water, they give cooling effect. So that is called endothermic solution. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So this was about the type of solutions and how we see the solubility. Now I am
अच्छा सर आ गए सर का 2 बार आ गए Okay, so now I want to tell you about factors on which degree of dissociation depends. Note down that factors. Number 1, nature of solute and solvent. That we already discussed how it depends upon nature. If you have a polar solute, it will be dissolved in polar solvent. A non-polar solute will be dissolved in non-polar solvent. Like dissolves like. Number 2, temperature. That also all of you know. Who can tell me the effect of temperature on solubility or degree of dissociation? कौन बताएगा? The increases with increasing temperature. और कोई? फरदीन यस सर। बताइए क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे? जब एक्सोथर्मिक होता है, जब प्रोसेस मिक्सिंग ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, जब एक्सोथर्मिक हाँ, हो तो एनर्जी रिलीज होगी, और व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम तो इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब बिल्कुल। एक्सोथर्मिक होगा, ये ली जैकलर प्रिंसिपल में पढ़ा है आपने, यस सर, है ना? जब एंडोथर्मिक होगा गुड उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है सर। गुड फरदीन, अच्छा बताया आपने। आपको समझ में आया प्रथम? Yes sir. ओके, डाउट इसमें किसी को नहीं ना? So normally we talk about endothermic process. So in normal circumstances we say solubility increase of NaCl in water or solubility of acetic acid in water. All these solubilities increases on increasing the temperature. Okay. So this is about second factor. The third factor is concentration. आपको सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। सर अभी बोर्ड क्लियर हो गया। Just a minute. I'm getting one call from some teacher again and again. Yes, am I audible? Yes, Sir. Hello. Sir, the board is also clear. The board is clear. Okay, that's good. So let's do something. So let's talk about one important topic now. This is called dissociation of a weak electrolyte. Write down. Okay, one factor was left about degree of dissociation. You know about that. That is concentration of electrolyte. So let's talk about that. So normally we say value of alpha depends upon concentration by this formula. This is for weak electrolyte. You have heard about this. This is called Ostwald dilution law. We will be doing this also in the coming topic. But here you can see
if concentration increases, value of alpha is going to decrease. Okay? दिख रहा है क्या सबको? Yes sir, clear. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Clearly दिखाई दे रहा है. ठीक है, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से नोट कर लेंगे. So this is Ostwald law of Yes, please. इस लॉ का नाम क्या था? Ostwald law of dissolution. Ostwald Yes, law yes, of this is dilution. Ostwald dilution law. इसकी पूरी बात करेंगे अभी हम. We will discuss in detail Ostwald dilution law. Okay? Next topic उसी पे है पूरा. हो गया नोट ये वाला? Yes sir. Yes, sir. Okay. So write down next topic, dissociation of a weak acid. Are you able to see this reaction? Acetic acid dissociated into acetate ion and hydronium ion. Yes, sir. Yes sir. Yes, please. लिख लिया आपने reaction? Yes, sir. yes, sir. Okay. Now see the initial concentration at 0 time. So we have 0 here. Now alpha degree of dissociation. We write here C alpha and C alpha are the concentration of these two species at equilibrium. K is equilibrium constant. You all know about this, how to express. It is product of concentration of products divided by product of concentration of reactants. Now, since concentration of water always remains constant, it is 55.56 mole per liter. So if I shift this into left hand side, ले जा फोन को उठा के. Yes. This is another constant Ka. And if I put the value of these concentrations, now these concentrations can be written as C into 1 minus alpha, C alpha and C alpha. So Ka is equal to C alpha into C alpha upon C1 minus alpha. So it gets cancelled. So it becomes C alpha square upon 1 minus alpha. This is one of the expression that we are looking for. दिख रहा है क्या सबको? प्रांजल? Yes, sir, it is visible. Okay. जल्दी से नोट करेंगे फिर डिस्कस करते हैं इसको. सर एक बार H2O के आगे क्या लिखा है बता दो. ये 55.56 लिखा है. The molarity of water, concentration of Okay, water. sir. पढ़ा हुआ है ना सब लोगों ने molarity of water कितनी होती है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. लिख लिया है सबने? Yes, sir. नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, now there are few things I want you to discuss. Number one, whenever we say concentration of water, this is molarity of water, and molarity of water is always constant. During the whole reaction, the molarity of water remains constant. That's why we have taken it as one of the constants. So K is equilibrium constant into concentration of water.
is assigned a new constant called Ka. K is known as acidity constant. It is also known as ionization constant of the acid. आवाज आ रही है क्या सबको? Ka is also known as ionization constant. Okay. Now one more thing for your knowledge, we normally talk about concentration of water in terms of molarity. But when we talk about molality of pure water, that is again one very important question that you should be aware. किसको पता है what is molality of pure water? Can anyone define molality of pure water? Sanjana? Who can define molality of water? Srishti? So I Yadav. think 55.5. Fardeen? Fardeen, what is molality of pure water? Sir, I don't know. I think I'm confused. That's all. Yes, anybody can define. Can anybody define molality of pure water? No. Sir, I think 55.51. 55.5. These are wrong answers. This is one question that I have discussed with another batch also. Now it is a question for your homework. You need to tell me about molality of pure water in the next class. Okay. So let's move forward. This is the expression. ये लिख लिया सबने K equal to C alpha square upon 1 minus alpha. लिख लिया ना सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So now we move forward. Now what you observe, if value of alpha is very, very low as compared to 1, then this expression will reduce to Ka equal to C alpha square. And alpha will be equal to Ka upon C under the root. And this is known as Ostwald dilution law. This is known as Ostwald dilution law, which states that value of alpha decreases with increase in concentration. Degree of dissociation decreases with increase in concentration. Or value of alpha increases on dilution. अगर आप concentration को कम करेंगे तो dilution कहलाएगा. So alpha increases with dilution, and that is known as Ostwald dilution law. So दिख रहा है क्या सबको? फरदीन? Yes, sir. दिख रहा है. सर दिख रहा है. Okay. हो गया नोट सबका? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's good. Yes, sir. Okay, I'm really happy. At least we could do one particular article on board. हटा दें इसको, नोट हो गया सबका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, one more thing we need to just see here. The concentration of hydronium ion is equal to C into alpha, and this can also be written as under root of Ka into C. If I take alpha as Ka by C under the root, then if I use it here, so while determining pH in the next topic, we will be using these particular concentrations for weak acids. Normally, it is log of hydronium ion concentration. So we put the value of hydronium ion concentration as C alpha for weak acid, or we put it as K into C under the root. So these terms will be used in the coming article for determining pH of weak acids or weak base. For weak base, it becomes Kb.
बेसिसिटी कांस्टेंट। सर ये लास्ट में स्माइल क्या जरा के लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा। ये है pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। pH का एक्सप्रेशन पता है ना आपको? ये सही है, pH दिखाई का- नहीं दे रहा था। हाँ बस वही है। लिख लिया सबने? Should we move forward? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Write down next topic now, that is dissociation of water. Dissociation of water. नोट करेंगे साथ साथ। Then I will explain. आप देख पा रहे हैं सब लोग? प्रांजल? No, So what quality is से low written होता in है। the subscript of K in the box? It's not सर clear. थोड़ा सा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा Getting blur. तो क्वालिटी वापस वैसा ही हो गया। अच्छा, वेट करता हूं थोड़ी सी देर। मैं बोलूं आप लिखेंगे? Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिएक्शन तो लिख ली ना आपने? H2O plus H2O Yes, sir. in equilibrium with yes H3O plus OH minus। फिर है K का एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे लिखते हैं आप लिखेंगे। पहले आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ये तो हो गया K का एक्सप्रेशन। लिख लिया सबने? Yes, K का sir. एक्सप्रेशन लिखा इक्विलिब्रियम Yes, sir. कांस्टेंट। क्या प्रांजल कुछ बोल रहे हैं आप? हो गया सर। Sir, लिख लिया। Okay. Okay. Now you shift water concentration one by one. पहले आप एक वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे. So equilibrium constant into concentration of water is given new constant that is Ka. जैसे हमने लास्ट टाइम किया था अभी एसिटिक एसिड में. Equilibrium constant K into concentration of water equals to Ka. बाकी जो बच गया राइट हैंड साइड पे वो रहेगा. एक वाटर को आप इधर ले आए बस वाटर कंसंट्रेशन को. ओके? Yes, sir. अब आप Yes, K sir. के साथ अब आप दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ले आओ K into concentration of water given new name that is Kw. Kw is known as dissociation constant of water. So Ka into concentration of second water molecule would be equal to Kw and that would be equal to concentration of hydronium ion into concentration of OH minus. ये पढ़ा हुआ है सब आप लोगों ने. So Kw is concentration of hydronium ion into concentration of OH minus. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we talk about value of Kw at 25 degrees centigrade. Its value is determined by various experiments.
one of the experiment is conductivity experiment, and its value comes out to be 10 power minus 14 at 25 degree centigrade. सुना हुआ ना ऐसा आप लोगों ने? Value of Kw? Yes, sir. So if it is Yes, 10 sir. power minus 14, then concentration of hydronium ion, which is equal to concentration of OH minus, both will be equal to 10 power minus 7 at 25 degree centigrade. Concentration of hydronium ion would be equal to that of OH minus ion, and that both will be equal to now 10 power minus 7. सर लिख लिया इसकी ऐसा? यूनिट होएगी ना किसकी? सर KW की किसकी? कंसंट्रेशन की. Yes, yes, concentration is mole per liter. पता है आप लोगों को. मोलैरिटी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे. KW की m स्क्वायर होएगी ना मोलैरिटी का स्क्वायर. Yes. हाँ बताइए. नहीं सर नहीं मोल होगी स्क्वायर ये। पर देखो मीटर इसमें ना आपको हम कुछ बात करेंगे अभी. तो When m we square normally होगी ना? talk about units of equilibrium constant, ये सब चीजें आपने 11th में पढ़ी है ना? Yes, sir. So Yes, normally you write what you observe in the expression, but many times we say that equilibrium constant do not have any units. That is when, yes, प्रांजल कुछ बोल रहे हो क्या? प्रांजल? Okay. So when we talk about equilibrium constant, we normally say it has units depending upon type of reaction, type of expression. We find out how many concentration terms are seen in the expression. Accordingly, we find out. But to be very precise, we write sometime K naught. K naught is standard equilibrium constant. Okay. Then we say it doesn't have any units. Under standard conditions, it doesn't have any units. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. So there are some concepts that you have learned in 11th class when we say that, suppose even in expression of pH, that is the next topic we are going to do. You normally write negative log of concentration of hydronium ion is pH. But we say normally concentration, but in actually it is not concentration. That is activity of hydronium ion. And activity, when we normally talk about, that doesn't have units. Okay. समझ में आ रहा है क्या? जब भी आप log लेंगे ना किसी टर्म का log, जैसे लिखते हो pH negative log of H plus ion concentration, जब भी आप log लेंगे, then units will not be there in the quantity. So I'll provide you some notes related to this, then you can go through this and we can discuss more. But I just wanted to do some topics like this and move little forward. Okay. तो यहाँ पर अगर आप मेरे से पूछेंगे, normally speaking, Kw is written as only this number. Okay. 1 in 10 power minus 14. And that is at 25 degrees centigrade. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So these are a few things that you have to keep in mind before we move forward. Now we'll talk about pH of a solution. Time है हमारे पास या time हो चुका हमारा आज? Let me just introduce you. दिख रहा है white board आप लोगों को? Not नहीं, clearly, sir. sir. No, sir. Sir, blur है. नहीं सर दिख रहा? Clear ब्लड नहीं हो है गया सर. अब। क्या कह रहे हैं? ये दिख रहा है pH का expression? No, sir. पूरा. No, No, sir. sir. No, sir. Okay. So what I No, do sir. now, next time I will be, I will arrange a better connection, maybe Wi-Fi with a good company, and then we can have class in a uninterrupted way. So I will send you some notes. Notes would be related to what we have done and also related to what we are going to do
These are few things that you already studied. So if I talk to you about buffer solution, you know about that. If I talk to you about pH, you know about that. So I'll send you some notes. We'll discuss them later on in a class, and I will try to hold a extra class, meaning I will go through your timetable and I will see if some extra class can be arranged, because we are not able to have more than one class in a week. तो नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे आपका टाइम टेबल देखकर मैं क्लास लगाऊंगा आप लोगों का. उसके बाद फिर हम जब इस क्लास में आएंगे जो आज हो रही है, वी विल बी हैविंग सम बेटर knowledge of pH and buffer solutions. Okay? Sir, could you please tell me about some placement cell? Some Placement cell. placement cell. Sanjana, can you call Yes, me sir. after the class? Oh, okay, sir. Sure. Okay? Because we are left with Okay, only sir. 2 minutes or 1 minute. Okay? You can call me after Okay, class. sir. Okay, Yes, sir. किसी को क्लास के बारे में कुछ और पूछना है? कोई डाउट किसी को? Sir, molarity of water. That is a very important question. Many times it has come in IIT and medical exam. What is molarity of water? So that is a question given to you. I think you should just try. बहुत simple है इसका आंसर वैसे. Okay, I Sir, give you the I think answer she then. was right. 55.5 and something. Yes, कौन sir. बोल रहा है? कौन बोला? संजना. Sanjana. संजना, अगर वो right होती तो फिर मैं आपको question क्यों देता? उसके 0 marks हैं उस आंसर के. ठीक है दीपक? दीपक. Okay, sir. Okay. हाँ. आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये. आपको शायद ये भी नहीं मालूम Sir, होगा number मोलैरिटी of 50. moles in 1 kilogram of water. देखो डेफिनेशन चेंज मत करो ना. आप क्या कर रहे हो, मोलैरिटी की डेफिनेशन ही चेंज कर रहे हो, which is not correct. Okay? The number of moles in 1 kilogram of solvent. Number of moles of what? Water. In 1 kg solvent and water. नहीं आप डिफाइन करते हैं मोलैरिटी को, तो मैं बता देता हूं कैसे करते हैं. You normally speak number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. यही बोलते हो ना? Yes, sir. Number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent. So that means you need 2 components. एक solute चाहिए और एक solvent चाहिए, और दोनों का मास चाहिए अलग अलग. तभी बता पाएंगे ना कितने मोल्स है solute के 1 किलोग्राम solvent में. हाँ सर. So that is possible only when you have a solution where both the components are present, solute as well as solvent. Okay? अपने माइक बंद कर देंगे दीपक and यशवर्धन. So what I'm trying to tell, molarity can be determined only for a solution when we have known mass of solute as well as solvent. If we can't do that, you cannot find out molarity. So the right answer of this question is you cannot determine molarity of pure water. Not only pure water, any pure solvent or any pure component. So if I say pure benzene, then also you cannot find out. If I say pure alcohol, then also you cannot find out. कोई भी component जो pure होगा, वो या तो solute कहलाएगा सारा का सारा, या वो solvent कहलाएगा सारा का सारा. आप ये नहीं कह सकते कि 1 किलोग्राम पानी के अंदर आधा किलो जो है solute और आधा किलो solvent है. ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो एक ही component है. बात समझ में आ रही है क्या? मोलैरिटी के लिए 2 कंपोनेंट का मौजूद अब आ गई. किसी भी प्योर कंपोनेंट की मोलैरिटी हम नहीं निकाल सकते. ओके? Okay, sir. ठीक है बच्चों? संजना को समझ में आया? प्रथम? Yes, sir. प्रथम को आया क्या? Yes. ठीक है. Yes, sir. गुड. चलिए आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट टाइम विल मीट अगेन. Sir, I want to ask one thing, sir. परदीप Sir, कुछ बोल रहा है. सर क्या सिर्फ सॉल्यूट से सॉल्यूशन बन सकता है? सॉल्यूट से सॉल्यूशन मतलब समझा नहीं. मतलब सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है? सर सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्यूशन होता ही वही है जिसमें दोनों कंपोनेंट होंगे.
तो सर मोलैरिटी की डेफिनेशन भी ऐसी होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल। प्योर वाटर की मोलैरिटी कैसे निकालेंगे फिर? हाँ वो तो अब सेकंड क्वेश्चन था ना मेरा, आप मेरे क्वेश्चन पे ही आ जाते हो। मैं तो अभी कहने वाला था कि आपको ये भी नहीं पता कि 55.56 कैसे आई है। यस क्यों सर, परदीन, है ना? यस तो सर, वहां वो पे हम क्या करते हैं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड काम नहीं कर रहा, आई ट्राई टू शो यू हियर। सपोज दिस इज 1 लीटर ऑफ वाटर, ओके? यस सर, ये 1 लीटर लिया, डेंसिटी 1 होती है तो 1 किलोग्राम भी कह सकते हैं, ओके? इसको सारा का सारा हम क्या करें, हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर। हम ये कहते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट, ओके? ये सारा का सारा ने सॉल्यूट मान लिया एक टाइम में, पूरे 1 किलो को, ओके? फिर हम निकालते हैं यहाँ पर मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। पढ़ा है ना सब फॉर्मूला आपने? तो मोलैरिटी के लिए मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो हमने तो सारा का सारा सॉल्यूट माना, तो ये 1000 आ गया, और इसका मोलिकुलर मास 18 होता है, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो लिया हुआ 1 लीटर, वो भी एक अजम्पशन है हमारी, ओके? हमने एक टाइम में 1 लीटर वाटर को सॉल्यूट मान लिया, और उसी वाटर को हमने सॉल्यूशन मान लिया, क्योंकि Okay, प्योर कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट तो गिन ही सकते हैं उसको। समझ में आ रहा है? यस सर, हम एज्यूम करते हैं कि वो सिर्फ सॉल्यूट है सर। बिल्कुल। ओके।